अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, 18वीं आइनी तरमीम एक ऐसा पैकेज है जो आइन की मुख्तलिफ शिकों में जो इबहम था उसे दूर करने के लिए और जो मुख्तलिफ औकात में की जाने वाली गैर जमहूरी तरमीम थी उन्हें ख़त्म करने के लिए ये 18वीं तरमीम जो है ये एक आइनी पैकेज की सूरत में सामने आया। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि 18वीं आइनी तरमीम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जो है जो पार्लिमान को ज़रिया बताते हैं आवाज़ उठाने का, वो भी कहते हैं कि अब हम सड़कों पर निकल आएंगे, हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं आइनी तरमीम को बचाने के लिए सड़कों पर निकलना चाहती है और कितना एक ये टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को, ये तो सवाल एक तरफ होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि 18वीं आइनी तरमीम जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब इसकी जो तशरीह है वो हम करेंगे। 18वीं आइनी तरमीम जहाँ पर बहुत से ऐसे इख्तियारात तफवीज़ किए गए जिन्हें हम बहुत बेहतरीन भी गर्दानते हैं, मसलन जिनमें से आप कह लीजिए कि सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से यानी कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। सूबों को खुद मुख्तार बनाना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि सूबों को अगर आप खुद मुख्तार बना रहे हैं तो वो बल्दियाती हुकूमतों को जो ट्रांसफ़र किया जाना है वो भी नहीं किया जाता, तो सवाल तो फिर हुकूमतों के ऊपर भी आता है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी शिकें जिनके ऊपर बहस की जा सकती है, चले कहा जा सकता है कि ये दुरुस्त नहीं है, तो क्या उसका हल सिर्फ यही है कि 18वीं आइनी तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए? क्या उसमें बेहतरी नहीं लाई जा सकती? क्या बहस मुबाहिसे के साथ कोई मुनासिब सूरत हाल नहीं निकाली जा सकती? यहाँ पर यह भी एक सवाल है। और ये भी एक सवाल है कि जिस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका में जो रियासतों का इल्हाक हुआ और उसके बाद रियासतों को जिस तरह से मजबूत बनाया गया, क्या वही वाला निज़ाम हम नहीं अपना सकते? क्या हमारी विफाक जो है हमारे सूबों को दरपेश उन मसाइल की निशानदही करके उनको बेहतर बनाकर क्या 18वीं आइनी तरमीम के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उन्हें सामने नहीं लेकर आ सकती? इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही दिलखराश वाक़या सानेहा साहिवाल, और इस हवाले से जो इनके लवाहिकीन आज दाखिला कमेटी के सामने पेश हुए, वहाँ पर वो फट पड़े, उनके जज्बात, उनके एहसासात। जहाँ ज़िशान की वालदा का ये कहना था कि अगर मेरा बेटा दहशतगर्द ही था तो उसे मारा क्यों गया? अगर कुलभूषण को पकड़ा जा सकता है, गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो ज़िशान को क्यों नहीं? बड़ा ही जायज़ मुतालबा है। लेकिन हम यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारे सियासतदान ऐसे मामलात पर भी अपनी दुकानें चमकाने में लग जाते हैं और असल इशू जो है जिसे एड्रेस होना है वो एड्रेस नहीं होता। इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद तुर्कम बॉर्डर जिसे 24 घंटे खोले रखने का ऐलान किया है, इमरान खान साहब ने हदायत जारी की हैं। तो चले, एक अच्छा इकदाम बज़ाहिर तो लगता है, जैसा कि बताया जाता है अवामी राबते बेहतर होंगे, जो तजारत है उसे फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि आज जो वाक़या पेश आया लोरालाई में डीजी ऑफिस पर, जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आए थे, जो कि बताया जा रहा है ये अगर इस तरह के वाक़यात भी मुसलसल साथ होते रहेंगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक बड़ा रिस्क हो सकता है, कितना एक नागुज़ीर है ये तुर्कम बॉर्डर का 24 घंटे खोला जाना। इस सब पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान हम बदले हमारे साथ राव खालिद, सीनियर सहाफ़ी, इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। करीम ख्वाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। उसके अलावा हमें अभी रमेश कुमार साहब भी ज्वाइन करेंगे और हमें एहतशाम, ठीक है, अच्छा, इस वक्त राव खालिद हमारे साथ मौजूद है, रमेश कुमार मुझे बताया जा रहा है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और 18वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है, पहले तो राव खालिद साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। अभी जो मैंने आगाज़ में बात की, आप इससे एग्री करते हैं कि 18वीं आइनी तरमीम जहाँ पर बहुत से पॉजिटिव इक़दामात हैं, बिलाशक तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत सारे, उनको ज़रूर आप ज़रा मेंशन कर दीजिएगा कहाँ कहाँ पर आप समझते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या कोई और रास्ता नहीं है? सिर्फ तरमीम को ख़त्म कर ना ही एक वाहिद रास्ता नजर आता है हुकूमत वक्त को? देखिए, जो भी इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है, जिन्होंने 18वीं आइनी तरमीम ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात तो ख़त्म करने के हवाले से हैं कि इसको ख़त्म किया जा रहा है, तो मुझे इसमें तो कोई सब्सटेंस नज़र नहीं आता। 18वीं आइनी तरमीम जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि खुल जा समसम कहेंगे इमरान खान साहब और समसम खुल जाएगा। बहुत पेचीदा हुई थी ये, बहुत इस पर डिलिब्रेशंस हुई थी, बड़े अरसा इस पर डिस्कशन चलती रही, इनपुट ली गई, फिर उसकी नोक पलक संवारी गई, फिर लीगल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया गया, किस तरह से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक लंबा 2-3 साल का प्रोसेस था। अब अगर उसको अंडू आपने करना है तो आप इस तरह नहीं करेंगे कि आप सुबह उठेंगे और कहेंगे जी ख़त्म हो गई आज से 18वीं आइनी तरमीम। आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। आइन में अमेंडमेंट पार्लियामेंट
पार्लियामेंट करती है, तो पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से करती है, तो कैसे पॉसिबल है? इमरान खान साहब तो अपने 8-10 वोटों से हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी से कैसे कर सकते हैं? ये बेवक्त की रागनी है। आई थिंक कि वो टफ टाइम है कुछ सिंध वाले हमारे भाइयों के ऊपर, तो वो हुकूमत को इस तरह से टफ टाइम देने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो सब्सटेंस कुछ नहीं है उसमें, वो सिर्फ एक रेटोरिक आप कह सकते हैं बुनियादी तौर पे। जहाँ तक ओवरऑल 18वीं तरमीम की जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ थी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सूबों को इख्तियारात मुंतकिल होने थे, उनको इख्तियारात का जो तकसीम थी सूबों में जानी थी, ये चीज़ें सारा कुछ होना था, सेहत, तालीम, बाकी चीज़ें जितने भी उनके मामलात हैं, लेकिन उसको ट्रिकल डाउन भी आगे करना था। आपने जब लोकल बॉडीज आपने बनाई है तो उनको आगे तकसीम रोते ही रह गए। हमारे तो पीपल्स पार्टी की जो सबसे ज़्यादा आवाज़ें आती है तो उनसे कोई पूछे ना, जो मेयर कराची रोते हैं इख्तियारात की तफवीज़, तो मामला तो वहीं का वहीं है। हाँ, आपने ले लिए, आपने आगे नहीं दिए, आपको खुद इख्तियार लेने का शौक था, आपने ले लिया, आपने आगे तकसीम नहीं किया। वो दूसरी बात यह कि 18वीं तरमीम के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को ज़रा एवेल्युएट करें। हम अगर पंजाब से शुरू हो जाएं, 56 कंपनियां, ठीक है, आपके सामने है, कितना बड़ा स्कैंडल बन गया है। सिंध में आप चले जाएं, जाली बैंक अकाउंट्स, क्योंकि आप बैंक अपना बना सकते थे, आप अपना सूबे का बैंक चला सकते थे, वो एक उसमें नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया। तो किस तरह से आपने इस्तेमाल किया? आपने खुद वो क्रेडिबिलिटी ख़राब की 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात जाने थे। बुनियादी बात यह कि अवाम का क्या भला ये भी ना राव साहब के, वो नज़र रब्बानी साहब अपनी किताब में कहते हैं, बायोग्राफी ऑफ पाकिस्तानी फेडरलिज्म उसका नाम है, उसमें वो कहते हैं कि अगर चले आप सही है कहते हैं सूबों की कारकर्दगी जो गैर मुतमईन बख्श है, तो आप ये भी देखिए कि 1947 से 2010 तक ये हुकूमत जो है विफाक के तहत ये सारा कुछ होता था, तो उस वक्त क्या कारकर्दगी थी इन इदारों की? तालीम को देख ले, सेहत को देख ले, बात तो दुरुस्त है। जी बिल्कुल। देखिए, एजुकेशन बुनियादी तौर पे फंड एलोकेशन होती थी, एजुकेशन तो फिर भी सूबे ही चलाते थे, सेहत भी तकरीबन सूबे ही चला रहे होते थे, हॉस्पिटल जो उनके थे, जो मरकज़ के तहत हॉस्पिटल थे वो शेख ज़ैद लाहौर वाला था, जिन्ना हॉस्पिटल कराची वाला था, जिस पे अभी मसला बना हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कर दिए। वो बात दुरुस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर इनकी परफॉर्मेंस ठीक है ना तो इख्तियारात वापस ले लेने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ उनको जस्टिफाई करना चाहिए कि हाँ 18वीं तरमीम हमने की, उसके नतीजे में ये बेहतरी आई, ये लोगों में ये आसानियाँ पैदा हुई, लोगों की सेहत के मामला, लोगों की तालीम के मामला, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लोकल पुलिस ने पूरी तरह मसाइल दोनों तरफ है। आप ये कह रहे हैं साहब कि मसाइल दोनों तरफ है। चलिए हमारे साथ ठीक है हमारे साथ करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। करीम ख्वाजा साहब, पहले तो ये बता दें कि आप लोग तो पार्लियामान के फ्लोर को बड़ी इज्जत देते हैं, आप तो कहते हैं कि मामलात जो है यही बेहतरीन फोरम है, उसके बाद फिर ऐसी क्या वजह हो गई इतना इंतहाई एकदम सड़कों पर निकल आएंगे, वही रास्ता आप लोग भी इख्तियार कर रहे हैं? देखें, ये 18वीं तरमीम की जो बहस है ये अभी की बहस नहीं है, ये 4-5 साल से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर ये बहस चल रही है। बेसिकली एक माइंड सेट है पाकिस्तान का। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो 1940 में जो करारदाद आई थी उसमें सूबों को अख्तियारात दिए गए थे और इन सूबों ने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने पाकिस्तान बनाया। पहली बात ये अलग मुल्क थे जो कि वोट देकर पाकिस्तान में शामिल हुए। अब ये जो दलीलें हैं कि भाई परफॉर्मेंस सही नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, ये एक माइंड सेट है जो माइंड सेट कहता है कि सूबों के जो वसाइल हैं, सूबों के जो रेवेन्यूज हैं वो सेंटर के पास है और सेंटर में एक ऐसी सोच है, ऐसी ताकत है कि वो अपने पास रखे। यही सोच जो है वन यूनिट बना, यही सोच की वजह से। तो करीम ख्वाजा साहब इस बात का भी जवाब दीजिए ना, जब आप लोग बहुत हामी बनते हैं, आप लोग मेरा सवाल भी ले लीजिए, आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा कि जब आप लोग को इख्तियारात मिल गए। अच्छा ठीक है, कीजिए कीजिए। जी नहीं, मेरी बात पूरी सुने, इस तरह काटे मत। ये तो इस तरह लग रहा है कि आप नहीं करीम ख्वाजा साहब आपको सुन रहे हैं, बात में से एक बात जहन में आई, आप कीजिए बात। 7,000 मेरे नहीं, आप काटे मत, आप मेरी बात बीच में काटे मत। 7,000 साल की जो दुनिया की तारीख है उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी को छोड़कर चली गई। बंगाल आपको इसलिए छोड़कर चला गया, उसके वसाइल पर साइड कब्जा किया। अब यही सोच वो लोग कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि सेंटर के पास पावर हो, और इस वक्त तो पंजाब भी कह रहा है कि 18 अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल है, केपी भी कह रहा है, सिंध भी कह रहा है, बलूचिस्तान में, और ये 4 साल से एक बहस कर रही। हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो
सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उस पार्टी को इसलिए लाया गया कि 18 अमेंडमेंट खत्म की जाए। और दूसरी बातें भी चल रही है कि प्रेसिडेंशियल हुकूमत हो और इस तरह की बातें सोशल मीडिया और हर जगह चल रही है। तो इसमें वजन है, 4 साल से चल रही है। बिलावल ने जो बात की है उसमें वजनदार बात की है, और हम समझते हैं कि जो भी वफाक पर, फेडरेशन पर यकीन रखता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसका शिद्दत से और मुंह तोड़ मुकाबला करेगी। चलिए, आपकी बात पहुंच गई। अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि जब सूबों की मरकजियत की बात करते हैं आप, इख्तियारात की बात करते हैं, तो फिर वो इख्तियारात आगे भी तो मुंतकिल होने चाहिए थे ना, मुकामी हुकूमतों को भी तो मुंतकिल होने चाहिए थे। तो क्या किया आपकी हुकूमत ने, और ऐसे कौन से पॉजिटिव इकदाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में लिए हो, जिस पर वो ओन करती हो कि हम ये तब्दीली लेकर आए क्योंकि हमें इख्तियारात तफवीज किए गए थे? बदकिस्मती से पाकिस्तान की मीडिया कंट्रोल मीडिया है, यहाँ कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल मीडिया है। सूबे सिंध में बहुत से काम हुए हैं। अगर मीडिया में ये प्रचार हो रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, करप्शन है, या ये हो रहा है या वहाँ हो रहा है, तो ये तो एक माइंडसेट है जो एक तरह से कंट्रोल मीडिया कर रहा है। सिंध में बहुत कुछ काम हुए। और दूसरी बात ये है, थोड़ा ज़हन में रखेगा बात, अच्छा, पाकिस्तान सूबों ने बनाया था हमारे, और मेरी बात पूरी सुने, ये हम अपने क्या परवेज मुशर्रफ के दौर में एक तरफ जिला था और ऊपर मरकज था, सूबा खत्म हो गया था। तो आप लोग ये चाह रहे हैं क्या क्या सूबे खत्म हो जाए और वो मकामी सतह पर चले जाए? वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी भी सूरत में। तो हम अपने हिसाब से दे रहे हैं। सूबों ने जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जो दिए हैं अख्तियार या नीचे दिए हैं, ये सेम केपी में भी है कि क्या नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो केपी के लोग मनी गाला में मुजाहरा नहीं कर रहे थे कि भाई सूबों को विफाक से ज्यादा जाहिर सी बात है इख्तियारात दिए गए, ये भी एक शायद रंजिश है। और कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिसकी वजह से इतना आप लोग का स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट स्टैंस है 18वीं तरमीम पर? मेरीन, शुक्रिया, सबको सलाम। पहली चीज़ तो ये कि अगर इमरान खान को करीम ख्वाजा साहब अगर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहेगा तो मैं समझूंगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी भी ऐसे था, राजा परवेज़ अशरफ भी ऐसे था, फिर मियाँ साहब भी ऐसे था। माजी में किन किन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ क्या क्या हुआ है, किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, ये बातें कहना मैं समझता हूँ अब वक्त और हालात इनकी इजाज़त नहीं देता है। खुदारा इन चीज़ों से निकलें, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, इन चीज़ों से निकलें। आप एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप प्योर पॉलिटिक्स के अंदर आए, सियासी लोग बने, सियासी इश्यूज़ के ऊपर बात करें। दूसरी चीज़, एक न्यूट्रल जो आपने एनालिसिस जो दिया आपके पहले गेस्ट ने, वो बिल्कुल सही दिया कि जो जिस किस्म की नाअहलियाँ हैं, मगर उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट किसी भी 18th अमेंडमेंट को रिव्यू करने नहीं जा रही है। ये मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि कोई एजेंडा ही नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का 18th अमेंडमेंट को रिव्यू करने का। नहीं हमारा एजेंडा है, नहीं होगी। दूसरी, अगर जिना हॉस्पिटल, शेख ज़ैद हॉस्पिटल का इशू आया है तो उसकी जो लोकल मैनेजमेंट थी, वो लोकल मैनेजमेंट ने चैलेंज किया कि हम प्रोविंशियल सिस्टम जो है उसके आदी नहीं है, हमें फेडरल गवर्नमेंट में जाना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस वजह से उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया। अब उन्होंने क्यों चैलेंज किया, क्या वजूहत थी? क्योंकि एक तो करप्शन सिंध के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत रही, जिसकी वजह से जना अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमेशा सिमी जमाली चलाती आ रही है और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन उसने चलाई है, जिस वजह से चैलेंज हुआ। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो NICD हॉस्पिटल की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस खुली, मिट्टी में खुली, सक्खर में खुली, मुख्तलिफ जगह पे खुली, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम हुआ है। अगर हेल्थ के हवाले से अगर कोई सिंध गवर्नमेंट की मैं तारीफ़ करूँगा तो उसकी तारीफ़ करूँगा कि बहुत अच्छा इकदाम किया गया है। मगर 18th अमेंडमेंट को फिर दोबारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिव्यू करना मैं नहीं समझता हूं कि हमारी एजेंडा है और नहीं हमें करना चाहिए। मगर आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये बात क्यों करती है? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप डाइवर्ट करना चाहती है अपनी तरफ। जो ये JIT के जो इश्यूज़ हैं जो बार बार मीडिया के ऊपर आते हैं, जो अब नैब के अंदर, जबकि इनको JIT से कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा, मगर फिर उसको जो है वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं कि नैब की तरफ हमारा केस क्यों रेफ़र किया गया है। तो वो डाइवर्ट करने के लिए जो है ये 18th अमेंडमेंट का शोशा छोड़ रहे हैं। कोई 18th अमेंडमेंट का जिक्र नहीं है।
आज इशू ये बात करनी चाहिए कि दोबारा पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी जो आज बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, या 4 दिन पहले इंसदाद दहशतगर्दी के नाम के ऊपर जो दहशतगर्दी हुई साहिवाल का, मैं समझता हूँ आज पार्लियामेंट्री एथिक्स में रहते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को और हर पॉलिटिकल पार्टी के पार्लियामेंटेरियन को अपने ज़मीर के साथ अवामी इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए असेंबली में और के रिड्रेसल की तरफ सोचना चाहिए। डेफिनेटली रमेश कुमार साहब, ये भी हमारा मौजूद सुखन है, अलबत्ता इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस हवाले से राव खालिद साहब, जिस तरह अब बयान फरमा रहे हैं, ये जो कहा भी रमेश कुमार साहब ने, उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमारा कोई इरादा ही नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ आई, उन्होंने ये कहा कि अब इसकी तशरीह हम करेंगे, या फिर तालीम के यकसा निज़ाम के ऊपर जो अगर बात की जाती है तो वो भी तहफ़्फ़ुज़ात है और दीगर बातें। तो पे क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जो इतने परेशान या इतने एग्रेसिव क्यों है इस वक्त? देखिए, मैं इस बात का जवाब दूँ, पहले मैं करीम ख्वाजा साहब की बात का जवाब दे दूँ। वो उन्होंने बार बार कंट्रोल्ड मीडिया की बात की। भाई 2000 से लेके तो 2007 तक आपकी लीडरशिप, नून लीग की लीडरशिप सऊदी अरब, दुबई और अमेरिका में मज़े कर रही थी। ये मीडिया लड़ रहा था लड़ाई यहाँ पे जमहूरियत की, वकील लड़ रहे थे जमहूरियत की लड़ाई यहाँ पे। आप लोग तो किसी कोने में नहीं थे, इधर नज़र भी नहीं आते थे आप लोग। तो हमें कम अज़ कम ये ना कि कंट्रोल मीडिया, हमने लड़ाई लड़ी है। जब डॉक्टर आसिम को नवाज शरीफ ने पकड़ा है, चौधरी निसार ने जो कुछ किया, मीडिया आपकी लड़ाई लड़ रहा था। इसलिए आप कंट्रोल्ड मीडिया जो है ना, या फिर आप कंट्रोल कर रहे थे, आप पैसे देते थे मीडिया को कि आपके हक में बात करे, या दूसरे लोग जो थे वो जो बातें कर रहे थे उनको रोकने के लिए हम लोगों ने सड़कों पर डंडे खाए हैं, मारे खाई हैं। आप लोगों की तो लीडरशिप मजे करी, ठंडी हवाओं में न्यूयॉर्क के जरदारी साहब होते थे। राव खालिद साहब, मेरे ख्याल से उन्होंने मेरी गुफ्तगू से कोई ऐसा तासुर लिया था, शायद वो ज्यादा मेरी तरफ ही मुखातिब थे उस वक्त। चले ठीक है, लेकिन ये बताइए सर, बिलावल भुट्टो जो है वो क्यों इतने एग्रेसिव क्यों नजर आते हैं? हम अब इजी पंचिंग बैग हैं। चलिए ठीक, लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो की इस एग्रेसिव स्ट्रेटजी की वजह क्या है? क्या इस वक्त जिस गर्दाब में फंसी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दैट द रीजन? उसकी बुनियादी जी एग्जैक्टली मुझे बताएं कहाँ 18th अमेंडमेंट किस तरह से खत्म हो सकती है, जैसे मैंने शुरू में कैसे खत्म की जा सकती है। वो बिला वजह का एक इशू बना रहे हैं जी, 18th अमेंडमेंट को खत्म किया जा रहा है, 18th अमेंडमेंट को खत्म किया जा रहा है। किसी ने ना कोई ऐसी को मूव है, ना कोई किसी, या तो उसका कोई लेजिस्लेशन को हो रही हो, कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा हो, लॉ मिनिस्ट्री में कंसिडरेशन हो रही हो, कोई कमेटी हुकूमत ने बना दी हो कि जी हम इसको रिकंसिडर कर रहे हैं। एक खामखा का एक कह ले के कजिया खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आवाज तो पीटीआई की तरफ से उठाई गई ना, आवाज तो पीटीआई की तरफ से उठाई गई फोरम पे। हाँ, हम वो एक वाडा साहब की आवाज थी और किसकी आवाज थी, मेरा नहीं ख्याल वाडा साहब के अलावा कोई बात करता है। तो वो उसको कहते ये हैं कि जी हमारे खिलाफ जितनी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हम 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं करने देना चाह रहे, इसलिए हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये बुनियादी तौर पे मसला है और कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं हम बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह हैं। हमारे खिलाफ जो केस बनाए गए हैं वो एक्चुअली जो 18वीं तरमीम है ना, वो खत्म करना चाहते थे। हमने कहा जी हम नहीं खत्म होने देंगे। अच्छा, ब्रेक का वक्त आ रहा है, लेकिन जाते जाते करीम ख्वाजा साहब का कमेंट जरूर लेते जाएंगे। करीम ख्वाजा साहब कुछ कहना चाहेंगे, किसी बात का किसी का भी आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जिस तरह जज्बाती होकर ये राव साहब बोल रहे हैं, फट पड़ रहे हैं, ये कंट्रोल मीडिया का एक हिस्सा है। ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स आकर बैठते हैं और वो उन कुव्वतों की दफा करते हैं कि भाई सेंट्रलिस्ट माइंडसेट है। तो इस तरह रमेश कुमार जो बात कर रहे हैं, सिंध के होकर इस तरह की बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उसको इमरान खान किसी सूरत में वजीर नहीं बनाएगा, भले वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने। क्या केपी की पॉलिटिकल पार्टीज, बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज कैरी के 18th अमेंडमेंट जा रही है, तो क्या सब पागल हो गए हैं? सबकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस्लामाबाद में और हर जगह इस तरह की बहसें चल रही हैं और हम समझ रहे हैं कि ये इस तरफ होने जा रहा है वक्त के साथ चीजें, क्योंकि वसाइल पर कब्जा चाहते हैं। एक सोच है कि वसाइल हमारे पास हो और सारे पाकिस्तान पर रूल करे, ये वन यूनिट वाली सोच है। और मीडिया में इस तरह के बहुत से लोग बैठे हैं राव की तरह। तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से जो सूबों को जो फंड्स दिए जाने हैं वो भी कम नहीं किए जा सकते। जी राव खालिद साहब। जी जी मेरीन, मैं 1 मिनट बात
जी जल्दी से कर लीजिए। पहली बात ये कि मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में हम रह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बता दूं इनको कि मैं 32 साल से साफ पार्लियामेंट के अंदर कोई 18th अमेंडमेंट की डिस्कस नहीं हो रही। और ठीक हो गया रमेश साहब, आपका पॉइंट आ गया। राव खालिद साहब जल्दी से आप भी कह दीजिए। जहाँ पे करीम ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे 18th अमेंडमेंट की बात हो रही है। मैं सिर्फ इस वजह से करीम ख्वाजा साहब को ये बातें ये बता दूं, इनसे ज्यादा मेरी जमहूरियत के लिए स्ट्रगल रही है। मिर्ज़ा-उल-हक के दौर में जेल में भी गया हूँ, सारे मुसीबतें सारी सख्तियां भुगती हुई हैं। ठीक है, इसलिए मुझे ना बताएं कि जमहूरियत क्या होती है और माइंडसेट क्या होता है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाए और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपने अगले मौजू की तरफ हम बढ़ेंगे। हम बात करेंगे जो वाकया पेश आया उसके ऊपर, जो सानेहा साहिवाल है उस पर हमने बात करनी है। करीम ख्वाजा साहब आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सानेहा साहिवाल के हवाले से अल्फाज तो नहीं है इस वक्त मेरे पास, लेकिन सानेहा साहिवाल के हवाले से जो लवाहिकीन हैं उनके जो आज पेश हुए दाखिला कमेटी के सामने इससे कबल कल का वाक़या मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगी इस पर गुफ्तगू करने से पहले, क्योंकि कल जिस तरह से इनके लवाहिकीन को यहाँ पर बुलाया गया, जिस तरह से पूरे शहर के पूरा दिन उनसे चक्कर लगवाए गए और उसके बाद पता लगा कि सदर साहब और सेनेट के चेयरमैन से जिनसे इनको मिलवाना था वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। सदर साहब कराची में थे, सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो कोयटा में थे और ये लोग सुबह 6 बजे के घर से निकले, रात 1:30 बजे अपने घर को वापस लौटे। और जो ऐवान सदर का दरवाज़ा हमने सुना था कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खुला रहता है, वो इन मजलूमों के लिए नहीं खुला था। अलबत्ता ये वहाँ बाहर ही पेट्रोल पंप पर खड़े इंतजार करते रहे और उसके बाद अपने घरों को लौट गए। चले उसके बाद आज जब वो इस दाखिला कमेटी के सामने पेश हुए और यहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की उस पर तो हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे जो ज़ीशान की वालदा ने वहाँ पर कुछ गुफ्तगू की है। मैं चाहूँगी कि हम आपको पहले वो सुनवा भी दें, कुछ देर के बाद बल्कि आपको सुनवाते हैं। पहले सवाल तो यहाँ पे ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो ज़ीशान को कह दिया गया कि वो दहशतगर्द है, तो क्या पहले तहकीक कर ली जाती और फिर उसे दहशतगर्द करार दिया जाता? हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं ज़ीशान के भाई इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, हम कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यकीनन बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी मुसीबत है जो आपके घराने पर गुजरी है। लेकिन पहले तो ज़रा कल के वाक़े के हवाले से बताइएगा, ये जो कुछ कल किया गया आपके साथ और फिर आज जिस तरह बुलाया गया, क्या महसूस क्या किया, आपके एहसासात क्या थे? पहले हम बाकी मामले की तरफ तो आते हैं। जो आपकी दादरसी की गई, क्या आप उससे कुछ मुतमईन हैं? आज के हवाले से उन्होंने बताया कि हमने उन्हें कहा कि जुडिशल बनाई जाए कमेटी, तो उन्होंने कहा कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम भी यही कह रहे थे कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। JIT को हम नहीं मानते क्योंकि JIT पुलिस की है और पुलिस इसी अमल में शामिल थी और वही इन्वेस्टिगेशन करे, तो हम इस किसी किस्म की नहीं मानते। यहाँ तो ये फौजी अदालत में केस चले या जुडिशल इंक्वायरी हो इसकी। तो उन्होंने हमें मुतमिन करके भेजा है कि ज़रूर इसी तरह होगा और इंसाफ आपको मिलेगा। अच्छा, सही। आप कुछ मुतमईन दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं वो सब करेंगे भी? आपको कुछ इस तरह की फीलिंग आती है क्या? जी, तसल्ली तो उन्होंने बहुत दी है, मगर आगे देखें क्या होता है। आसान है ये सब कुछ कह देना कि हम इस पर अमल करेंगे। ज़रा सुनिए तो सही, किसी जवान की मौत और ख़ासतौर पे माँ पर किस तरह से गुजरती है, बरसों की कमाई है और इस तरह से आपने ये सलूक किया। रमेश कुमार साहब, आपसे पहले तो मेरा ये सवाल है, सब बातें छोड़ दीजिए। हम ये देखते हैं कि जिस तरह का ये काम हुआ है और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी आपके वुज़रा की जानिब से, जिस तरह के बयानात दिए गए, आपका दिल इस पर मुतमईन आप समझते हैं? मेरी पहले तो मैं समझता हूँ इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पे ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई है। मैंने इसके ऊपर कॉलम भी लिखा है जंग और दी न्यूज़ में। आपने पढ़ा होगा कि साहिवाल साना जो है उसने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया और मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि जो हमारे वुज़रा
जिस तरीके की स्टेटमेंट की दी है मैं उनको कंडेम भी करता हूं और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को उन चीज़ों के ऊपर वार्निंग देना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान जब हम बना रहे थे तब हमने लोगों को भी कहा था कि स्टेटमेंट और मीडिया को भी कहा था कि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं हो तब तक आप उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाएं। माजी में ये होता था, मर्डर 4 होते थे, मीडिया के ऊपर भी पहले चीज़ें चल जाती थी। हमारे वज़रा ने भी यही काम किया कि दहशतगर्द थे, अगर दहशतगर्द थे तो भी कोई मजहब जानवर को भी किसी जानवर के सामने ज़बह करने से मना करता है, और इस किस्म की दहशतगर्दी के नाम के ऊपर बच्चों के सामने करना बहुत बड़ा एक जुर्म है। अमेरिका ने भी वार के अगेंस्ट अगर रूल बनाए, 9 रूल थे, तो उसके अंदर भी ये कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानों के नुकसान को बचाओ। उसामा बिन लादेन को अगर मारा गया तो उसकी फैमिली को भी सेव करके फिर मारा गया, मगर ये रमेश कुमार साहब बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है कि आप भी ये बात करते हैं। पहले कंप्लीट में जी 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 मैं आपको पता है कि ऐसे मसले में मैं माँ का दर्द समझता हूँ, और उस माँ के दर्द से माँ ने जो बात की है कि मेरा बेटा अगर दहशतगर्द था तो उसको पकड़ते। अब आपने उसको दहशतगर्द मार समझ के आपने अगर उसको मारा तो पूरे खानदान को किस नजर से लोग देखेंगे। बिल्कुल अच्छी बात, यही तो सवाल है ना रमेश कुमार साहब। मेरा सवाल भी यही है कि आप भी ये बात मानते हैं, अंदीब अब्बास भी ये बात मानती हैं, आपके पार्टी के दीगर रहनुमा भी ये बात कहते हैं। ये हम इमरान खान से ये बात कब सुनेंगे? कब वो मजलूमों के साथ खड़े हमें नजर आएंगे सही मानों में? मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने जब खान साहब से इस इशू के ऊपर बात की, खान साहब ने कहा कि डॉक्टर रमेश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है। जैसे माजी में आप हमेशा मुझे कहते थे कि जेआईटी और जुडिशल कमीशन के एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं रहे, मगर ये 3 दिन की प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो 302 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। आगे आप देखोगे कि इन बच्चों की भी कफालत नहीं करूंगा। रमेश कुमार साहब अगर वो मुतालबा करें हमें जेआईटी से नहीं करवानी तहकीकात, जेआईटी में वही लोग हैं, उन्हीं के पेटीबंद भाई हैं जो शामिल हैं, वही वाकया जो हम देखते हैं सानिया मॉडल टाउन में, आप लोगों ने उस वक्त उसके ऊपर कितना शोर मचाया, वही जेआईटी जिसके अंदर वही लोग मौजूद हैं। तो आप बना दीजिए ना जुडिशल कमीशन। मुझे मेरीन, अगर ये चीजें इसी तरीके से गई तो ये पीपुल्स पार्टी का भी दौर खत्म हो गया, नून लीग का भी खत्म हो गया, तो हमारा भी खत्म होगा। ठीक है, जुल्म का दौर जो है वो ज्यादा देर कायम नहीं रहता। जरा हम सुनवाते हैं, लोग बैठे हैं, सच को सच कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। दुरुस्त हो गया। हम जरा सुनवाते हैं, क्योंकि बड़ी तकलीफदेह बात यह है कि जब इस तरह का कोई वाकया पेश आता है ना, तो उस पर हमारे जो सियासतदान है वो उसे मौका समझते हैं। वो समझते हैं ये एक वक्त है जिसे हम कहीं कैश करा ले। बड़ी तकलीफ होती है सुन, फिर हैरत होती है कि कैसे वो अपने वक्त को भूल जाते हैं। जी राव साहब, उन्हें इस वक्त मेरे ख्याल से बिस्मा का भी जिक्र कर लेना चाहिए था, तंजीला का भी जिक्र कर लेना चाहिए था। ये क्यों भूल जाते हैं हमारे सियासतदान? और इस वक्त ये जो जुडिशल कमीशन की डिमांड है, ये इसमें देरी क्या है? किस बात की एक दूरी है? क्यों नहीं कर पा रही हुकूमत? जेआईटी पे नहीं वो लोग मुतमईन? देखिए, स्टेट का काम है, जितना दर्द दिल रखते हैं इमरान खान साहब और इजहार भी करते रहते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि अपने दिल में गुदाज पैदा करें, लोगों के लिए नरमी और उनके लिए रहम पैदा करें। तो वो रहम का तकाजा यही है कि इस फैमिली को मुतमईन किया जाए। जिस तरह से भी ये मुतमईन होते हैं, इनको पूरी तरह इनकी पूरी तसल्ली होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है, मैं यही बात करने वाला था, आपने बयान सुनवाया हमजा शहबाज का, बाकी वजीर सरकारी वजीर हो या अपोजिशन हो, एक इंसानी अलमिया बहुत बड़ा हुआ है, उसको सियासी ड्रामा बना के इन लोगों ने रख दिया है। इतने बेहिस और ये इतने संगदिल लोग हैं, उस बजाय इसके कि उस फैमिली की मदद करें, उनको जाके ये सारे मिलके कहें कि आप बताएं किस तरह से आप मुतमईन होते हैं। जुडिशल कमीशन आप कहते हैं, जुडिशल कमीशन में मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब असूली तौर पे इस पर राजी है कि अगर जुडिशल कमीशन की अपोजिशन डिमांड करती है तो हुकूमत बना देगी, लेकिन उनको ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि अपोजिशन इसकी डिमांड करे। उनको जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। हाई कोर्ट के जज हों, भले सुप्रीम कोर्ट के जज हों, जुडिशल कमीशन बना के इस फैमिली की पूरी तरह से पूरी तसल्ली उसकी करनी चाहिए उनकी। नहीं रमेश साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि कोई डिमांड आए अपोजिशन की तरफ से, तो हम फिर एक कदम आगे बढ़ के लेना, इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। मुझे बजाय मतलब मैं सुनती हूँ इस वाकये को, जिस तरह का वाकया इनके साथ कल पेश आया। रमेश कुमार साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह इन्हें कल बुलाया गया, जिस तरह से चक्कर लगवाए गए, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ये बड़ा ही तज़हीक आमेज़ रवैया है। और जिस तरह आज भी वो पेश हुए, आपको नहीं लगता कि कोई और मुनासिब तरीका हो सकता था?
ये तो बिल्कुल मैं कहता हूँ सिर्फ इनके साथ ही नहीं, जिस किसी के साथ भी जुल्म या ज्यादती होती है और केस पुलिस के पास चला जाता है तो वो इसी तरह से करते हैं। उनको मुद्दई को अपनी तकलीफ में होता है, उसका कोई बंदा खुदा न खास्ता मर गया होता है, कोई उसका डाका चोरी हो गई होती है, कोई और उसके मसाइल होते हैं, उसकी ज़मीन पे कब्जा हो गया होता है, उसको चक्कर लगवा के इतना ख्वार कर देते हैं, वो कहता है कि भाई मैं इससे बाज आया, मैं घर ही बैठ जाता हूँ जाके। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत हरकत है। ये भी एक सियासत की गई बुनियादी तौर पर, उनको बुला के कमेटी में उनके वहाँ पर आपस में लड़ना शुरू हो गया लोग। ये कोई तरीका नहीं है। एक ब्लैक एंड वाइट केस है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई छोटी-छोटी बातों के ऊपर इन्फॉर्मेशन आप कहते हैं। राव खालिद साहब आपकी तरफ आते हैं, मैं एहतशाम से भी, क्योंकि हम ये बात जो कर रहे हैं ना कि ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। एहतशाम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप चूंकि इस फोरम पे इस वक्त मौजूद है, हमें काफ़ी तकलीफ होती है, आप लोग की तकलीफ का एहसास है और इस वक्त आपसे इस तरह के सवाल करना मेरे लिए एक इंसान एक दर्द अगर थोड़ा सा भी कोई रखता हो ना तो बड़ी तकलीफ दे बात है इस तरह के सवाल आपसे इस वक्त करना। लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा ही मजबूत फोरम है और अगर आप आज इस फोरम पे बैठकर कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात जो इस वक्त आपके दिल में, जो आपको मैंने वो भी आपका सुना जो आपने कहा कि इसकी बेटी को कौन दाखिला देगा, किसी दहशतगर्द का वो जो ठप्पा लग जाना है वो भी कितना एक अजियतनाक है, उनकी वालदा के लिए कितना अजियतनाक है, जो कहती हैं कि मैं दहशतगर्द की वालदा कहलाऊंगी और उसकी बेटी जो है वो दहशतगर्द की बेटी कहलाएगी। तो कोई मुतालबा आपका, कुछ आप कहना चाहते हैं आज इस फोरम से? जी, मेरा ये मुतालबा है कि मेरे भाई के नाम के आगे से दहशतगर्द हटाया जाए, ये जो दहशतगर्द का लेबल लगाया ये हटाया जाए। और ये कौन से इन्होंने पहले लिखा हुआ था सब कुछ के JIT की रिपोर्ट से पहले इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, तो JIT के बाद ये क्या करेंगे? और यही था। और ये जो बयानात देते हैं राजा बिशारत और चौहान साहब, ये अपने बयान बंद करें, इनकी बयानात की वजह से हमारा दुख में बहुत इजाफा होता है। सही। रमेश साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? चौहान साहब के बयानात, बशारत साहब के बयानात वाकईतन तकलीफ थे, अभी तक तो कुछ प्रूव ही नहीं हुआ। समझता हूँ मेरी पहली चीज़ तो ये कि हर बंदे का अपना एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। दहशतगर्दी के हवाले से होम डिपार्टमेंट के होम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन CM की मीटिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन को बात करनी चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही है और मैंने उसकी निशानदेही प्राइम मिनिस्टर के सामने कर दी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, JIT के हवाले से अपोजिशन ने बात की कि एक रिटायर्ड जज और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हम इसमें डालना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के लिए जो भी अपोजिशन के, जो भी लवाकिन के, उसकी बात मानने के लिए हम तैयार हैं। आज अगर ये कहें जुडिशल कमीशन, मैं इनको कल करा के दे देता हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से मैंने सुना, मुझे कहा कि आप इंसाफ, तहरीक इंसाफ का एक बोल बाला करेगी। मैं समझता हूं हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। मैं इस वाक़े की भी मजम्मत करता हूं और ऐसे वाक़े, मगर इनसे ये वाक़े ख़राब कब होते हैं? जब इन चीज़ों के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग होती है, सियासी स्कोरिंग होती है। ये कभी हमजा शहबाज बात करे, कभी कोई बात करे। अगर कोई भी अपने गिरेबान में देखे कि माजी की हुकूमतों में ये बल्दिया टाउन का वाक़या हुआ था, क्या JIT ने दिखाया? मुख्तलिफ कितने आपको, क्या मॉडल टाउन का हुआ, इतने बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर उन चीज़ों में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मगर ये वाहिद है, इस वक्त PTI की गवर्नमेंट चाहती है, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंशियल इदारा, अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे रुकावट होगा, नहीं। चले, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पाकपतन का वाकया पेश आया था और एक मामूली से वाकये के ऊपर किस किस को तलब नहीं कर लिया गया था, इसी तरह ये तो बहुत क्या ना, ये तो बहुत बड़ा वाकया है। 4 अफराद बेगुनाह मारे गए, 3 बच्चे जो यतीम हो गए, उनकी आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए, उस माँ के बारे में सोचिए। देखते हैं चले आने वाले वक्त में। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझते हैं कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है आपके वजीरों का और जिसका काम है उसको ही ये करना चाहिए। हर कोई उठकर जो बयानबाजी कर देता है, तो सोचिए जरा इनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। हम एहतशाम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे और यकीनन आपकी आवाज़ जो है वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी और हमने भी पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश की है और यकीनन इसके ऊपर जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम तुर्कम बॉर्डर खोले जाने के हवाले से जो इमरान खान साहब ने 24 घंटे कहा है उस पर बात करेंगे और लोरेलाई पर जो DG ऑफिस पर अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमला किया, तो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो क्या है उसे भी एड्रेस करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें मुमताज़ बंगश ब्यूरो चीफ पेशावर ने अभी ज्वाइन किया है। अजमल वज़ीर मुशीब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे साथ है और हम बात करने जा रहे हैं कि तुर्कम बॉर्डर जिसे 24 घंटे के लिए अब खोल दिया जाएगा, जिसे कहा यह जा रहा है कि तजारत के हवाले से एक बड़ा अच्छा इकदाम है, बाहिमी रवाबित बड़े अच्छे बढ़ेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आज का वाक़या, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया, लोरालाई में जो DIG ऑफिस पर अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों का हमला, हमें वो भी नहीं भूला जो SP ताहिर दावर जिन्हें इस्लामाबाद से अगवा करके अफगानिस्तान ले जाया गया, वहाँ पर उन्हें शहीद कर दिया गया। तो ये तमाम तर मामलात भी सामने। मुमताज़, आप पहले ये बताइएगा कि तो ये बॉर्डर खोला जाएगा 24 घंटे के लिए, तो क्या एक इक़दामात हैं कि इस जगह की सिक्योरिटी जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो? जी बिल्कुल, इस बॉर्डर पे सिक्योरिटी की पोजीशन तो पहले से काफी स्टेबल है और काफी अच्छे इकदाम पहले से किए गए हैं। अब तो सिक्योरिटी के इकदाम मजीद वहां पे काफी ठीक ठाक तरीके से किए गए हैं। जहां तक ये बॉर्डर को 24 आवर्स के लिए खोलने का ताल्लुक है, तो यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि सिर्फ चंद साल कबल यहाँ पे जो तिजारत होती थी, पाक अफगान जो तिजारत होती थी, वो तकरीबन $2.4 बिलियन हुआ करती थी और अब वो सुकड़ कर सिर्फ $50 करोड़ रह गई है। अजमल वजीर साहब, हमने देखा ऑन ग्राउंड जो वजीरिस्तान में ऑपरेशन के बाद अब जो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन की जा रही है, बहुत ही ऐसे इक़दाम है, बहुत ही अच्छा काम किया फौज ने। और अब वहाँ पे लोग जितना इजीली मूव कर रहे हैं, वो देखकर एक एहसास होता है कि यकीनन तुर्कम बॉर्डर को जो खोलने का फैसला किया जा रहा है वो भी 24 घंटे, तो यकीनन इसी तरह के इक़दाम हमें सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ भी दिखाई देंगे। और जो ट्रेड जिसके हवाले से इमरान खान साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, पाकिस्तान में बेहतरी, मईशत में बेहतरी जो आएगी वो इससे आएगी, तो इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए सिक्योरिटी को भी इतना मजबूत किया गया। आज का वाक़या लोरालाई का भी हमारे सामने। देखिए, इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि कुछ अर्सा पहले मुमताज़ बंगश साहब के इल्म में है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और मैं खुद गए तुर्कम बॉर्डर पे, हमने विज़िट किया और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम ने देखें। और फिर कुछ दिन पहले यहाँ पे अफगान एम्बेसडर भी आए थे जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने भी मुलाकात की थी चीफ मिनिस्टर साहब से और यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था। और इससे जो इस हवाले से जो है कुछ अर्सा बल्कि पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खुद विज़िट किया था नॉर्थ वज़ीरिस्तान का और हम सारे उनके साथ थे। वहाँ पे गुलाम खान बॉर्डर जो वहाँ पे बॉर्डर है नॉर्थ वज़ीरिस्तान पे, उनका भी उन्होंने दौरा किया था और इस हवाले से वहाँ पे भी बातचीत हुई थी। और हमारी ये कोशिश है, आज भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज मैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब, कोर कमांडर पेशावर और मैं, हम तीनों आज गए थे साउथ वज़ीरिस्तान। वहाँ पे हम वाना गए और उसके बाद मकीन गए, अभी शाम को हम वहाँ से पहुँचे। तो हमारी पूरी कोशिश है इस हवाले से कि ख़ासकर ये जो अफगान बॉर्डर है, तुर्कम बॉर्डर है, इसके हवाले से हमारी ये कोशिश है कि ये जो ट्रेड का वो है, इसको हम किसी तरीके से ये, क्योंकि ये दोनों मुल्कों के मफाद में है और जहाँ तक सिक्योरिटी जो कंसर्न है वो बिल्कुल हमारे पहले भी थे और अभी भी है, उसके हवाले से भी बातचीत जारी है। और हमारी ये कोशिश है कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों और हम दोनों मुल्कों के जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो हम दोनों मालिक में अमन के लिए, पीस के लिए, कारोबार के लिए, ट्रेड के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है, तो नजर आती हैं। लेकिन वही जो बात अभी आपने की और सिक्योरिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं, जब SP दावर जैसे जो शख्सियत है वो इस्लामाबाद से उठ के अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं लगता, हमारे इतने बीच में इदारे हैं, इतने सेफ सिटी कैमरास जो है, उसके बावजूद ये वाकया पेश आता है। तो क्या खास इकदाम क्या किए जा रहे हैं इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से, जरा वो बताइएगा। देखिए, अभी जो वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे बाकायदा फेंसिंग शुरू है और तकरीबन फेंसिंग पे तकरीबन काम बहुत ज़ोर से और अभी तो काफ़ी हद तक वो कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। तो वो फेंसिंग कर रहे हैं और
वहाँ पे बॉर्डर के हवाले से मैं बताऊँ, और ये जो आप नासिर ये दावर की बात आप कर रहे हैं, वो जो शहीद हुए थे, उस हवाले से भी मैं खुद तोरखम बॉर्डर पे गया था, और उस वक़्त जब ये मैयत वो हमारे हवाले कर रहे थे, मैं खुद बॉर्डर क्रॉस करके उन्होंने जो जरगा किया था वो भी मैंने किया था, और वो जो था वो भी हमने हैंड ओवर किया था। लेकिन बात यह है कि हम ये चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये चाहते हैं, पहले दिन से उनका ये विजन है कि अगर कोई एक तरफ हमारी तरफ कदम बढ़ाएगा तो हम 5 कदम आगे बढ़ाएंगे। हमने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, और ये जो चीज़ें ये हमारे उनके साथ बातचीत चल रही है सिक्योरिटी के हवाले से। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि हमारे दोनों मुल्कों के मफाद में हमारे अच्छे ताल्लुकात, और ख़ासकर जो सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की है, ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने दोनों तरफ ठीक करने हैं, और ये जब ठीक होंगे तो इसकी वजह से इधर भी अमन होगा और उधर भी अमन होगा। जाहिर है जब वहाँ पे अमन होगा तो इधर अमन होगा, और अगर इधर अमन। मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।